प्रचंड जीत हुई ममता बनर्जी की, लेकिन वो नंदीग्राम हार गई। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी इस हार के खिलाफ याचिका दायर की है ममता बनर्जी ने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में उनका आरोप तो यही है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई टल गई है, 24 जून को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन कुल मिलाकर जो ममता बनर्जी का आरोप है उसमें कितना दम है, एक जस्टिस को लेकर टीएमसी जो सवाल खड़े कर रही है उसमें कितना दम है, इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशेंगे, क्योंकि इन्हीं जवाबों के जरिए 2024 के चक्रव्यूह की राह निकलेगी। लौट के बंगाल की लड़ाई नंदीग्राम पर आई। नंदीग्राम के चुनावी नतीजों पर कानूनी फाइट। शुभेंदु की जीत पर हाई कोर्ट में ममता बनर्जी। क्या नंदीग्राम में ममता की हार के पीछे खेल है? अभी ट्रेलर है, 2024 की पिक्चर अभी बाकी है। मोदी शाह की जोड़ी पर ममता कितनी भारी? टीएमसी ने आज 2 तस्वीरें और एक चिट्ठी जारी की है। आखिर क्या है इन 2 तस्वीरों में और उस चिट्ठी में जिसकी वजह से ये सियासी बवाल आ गया है, जिसके बाद से टीएमसी और आक्रामक हो गई और बीजेपी डिफेंसिव। दो मई की वही तारीख जब अकेले दम पर ममता बनर्जी ने मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में चारों खाने चित कर दिया। बीजेपी के रथ को बंगाल में घुसने से रोक दिया, लेकिन नंदीग्राम में मिली शिकस्त के पीछे ममता बड़ी साजिश देखती है। ममता की तरफ से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की मिली जीत को कोलकाता हाईकोर्ट में सीधी चुनौती दी गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने 24 जून तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा पर टीएमसी ने गंभीर सवाल उठाए। Due respect to the judiciary, we have released 2 pictures of Honorable Justice Kaushik Chandra. He had attended a legal cell meeting of Bharatiya Janata Party, where we have seen Dilip Ghosh was delivering his speech, and the question is, we have respect to the judiciary, but the case of Nandigram is being heard in the court of Justice Kaushik Chandra, and Kaushik Chandra is a BJP lover. टीएमसी की तरफ से 2 तस्वीरें जारी की गई हैं और जस्टिस कौशिक चंद्रा को एक पार्टी का करीबी बताया गया है। टीएमसी पूछ रही है कि जब 16 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता को खत लिखकर जस्टिस कौशिक को लेकर सवाल उठाए थे, तो उनकी ही बेंच में नंदीग्राम केस की लिस्टिंग क्यों की गई? ममता बनर्जी के पिटीशन आज हाईकोर्ट में सुनवाई जरूर था, लेकिन 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपना मत साफ कर दिया था कि जिस जज के हवाले ये केस सौंपी गई है उनसे उनका नाराजगी है। और ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को लिखते हुए अपने काउंसिल से ये कहा था कि जज कौशिक चंदा जो उनके पिटीशन सुनने वाले हैं वो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, और यही कारण है कि उनको लगता है सही तौर पे उनकी सुनवाई नहीं मिलेगी और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी शिकायत की कि जब अप्रैल के महीने में कौशिक चंदा ये जज को कोलकाता हाईकोर्ट के परमानेंट जज बन। नंदीग्राम के नतीजों को लेकर अब ममता बनर्जी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। आज आपको एक तस्वीर को देखना और ममता के नंदीग्राम चुनाव पर पुराने बयान को सुनना चाहिए। वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बोयाल पोलिंग बूथ पर ही डेरा डाल दिया था। इस बूथ पर वोटिंग के दिन बवाल मचा था। And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence, for their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidate.
बंगाल के नतीजों से एकदम क्लियर है कि ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत हुई और वो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, यानी हार के पीछे काउंटिंग में हुई गड़बड़ी है। दरअसल शुभेंदु को नंदीग्राम सीट पर 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी सिर्फ 1,956 वोट से हार गई थी। अगर पूरे बंगाल में टीएमसी की जीत को देखें तो 294 सीटों में ममता के चेहरे पर टीएमसी 213 सीट जीती। अब टीएमसी का सवाल है कि जब पूरे बंगाल में ममता के नाम और काम पर जनता ने मुहर लगाई तो नंदीग्राम में हार कैसे हो सकता है। नंदीग्राम के चुनावी नतीजों पर 2 मई को टीएमसी ने सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह की धांधली के आरोप को खारिज कर दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने नतीजों के 46 दिन बाद हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। बीजेपी का रिएक्शन क्या आया, ये सुनिए। में धांधली का आरोप लगाई है, वो इतने बड़े बहुमत से वहां पर जीती हुई है, तो शायद बंगाल के लोग भी समझ रहे हैं, देश के लोग भी समझ रहे हैं कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला होता है, और वो न्यायालय जाना चाहते हैं जाएं और अपना जो विषय रखना चाहते हैं रखें। न्यायालय पर तो सबको भरोसा है। साफ है कि एक बार फिर नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई नंदीग्राम तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और शुभेंदु अधिकारी विधानसभा सदन में विपक्ष के नेता। अब ये सियासी जंग और तेज होगी। अब देखना है कि कोर्ट ममता की अर्जी पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन एक बात साफ है कि स्ट्रीट फाइटर की इमेज रखने वाली ममता नंदीग्राम में मिली चुनावी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो नंदीग्राम के इस मामले की अब सुनवाई तो कोर्ट में होनी है और अदालत ही फैसला करेगी। लंबी भी ये लड़ाई खिंच सकती है, लेकिन एक लड़ाई है जो बीजेपी के अंदर चल रही है। गुस्सा ऐसा है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कि कोलकाता में उनके खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। और बीरभूम चलिए 350, जी हां 350 बीजेपी वर्कर्स टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन गंगा जल छिड़कने के बाद। कहीं ममता से माफी मांगते बीजेपी वर्कर, कहीं सड़कों पर गो बैक के चश्मा पोस्टर, कहीं पार्टी बदलने वालों पर सीधी जंग। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद जीत के सपने देख रही बीजेपी का हरदाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। नारा दिया था 2 मई दी गई, लेकिन 2 मई आई तो बीजेपी की चुनावी लुटिया डूब गई। पहले सड़कों पर, बाजारों में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए कार्यकर्ता ममता से माफी मांगते दिखे, फिर मुकुल राय की घर वापसी हो गई। बीरभूम में करीब 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंगा जल छिड़ककर पहले उनको शुद्ध किया गया, फिर टीएमसी में घर वापसी की गई। आपने देखा गंगा जल छिड़ककर घर वापसी हुई तो बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का विरोध शुरू हो गया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर से लेकर शहर के चौक चौराहों पर यही पोस्टर चिपके हुए दिखे। कोलकाता के बहुत सारे जगहों पे, खास करके बीजेपी के 2 मेन, एक पार्टी ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस के सामने ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे, गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जो ऑब्जर्वर अभी तक है पश्चिम बंगाल के, उनका तस्वीर और मुकुल रॉय को गले लगाते हुए तस्वीर, ऐसे तस्वीरों के साथ ये पोस्टर्स, बैनर्स कोलकाता के बहुत सारे जगहों पे लगाए गए थे। लेकिन बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने वाला पोस्टर को आज हटाया दिया गया था सुबह। लेकिन यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट के ठीक सामने, जैसे कोलकाता एयरपोर्ट से कोई निकलेगा तो इसी रास्ते से निकलना होगा, और वहीं पर ऐसे पोस्टर, 3 पोस्टर हम देख सकते हैं। ये इस रास्ते पे 2 और उस फुटपाथ पर एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ पे लिखा गया है गो बैक टीएमसी सेटिंग मास्टर। कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर है। गो बैक के पोस्टर से आगे की कहानी भी समझना जरूरी है। बंगाल बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, संकेत ऐसे ही है। एक तरफ बीजेपी को बगावत का डर और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर घरेलू झगड़ा शुरू हो गया। दरअसल गुरुवार को कोलकाता में बीजेपी की अहम बैठक थी। बैठक में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी पहुंचे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय गायब थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल रॉय के पार्टी छोड़ने के बाद
विजय वर्गीय की भूमिका को लेकर गुस्सा है। कुछ दिन पहले घर के अंदर का झगड़ा बाहर आ गया था, जब पार्टी के नेता तथागत रॉय ने ही कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा था। राय ने ट्वीट करते हुए लिखा था, एक निष्ठावान बीजेपी समर्थक के ट्वीट का एक अंग्रेजी अनुवाद, मैंने कुछ जोड़ा या घटाया नहीं है। आंटी ममता, कृपया इन्हें भी तृणमूल में ले जाइए। हो सकता है कि उसे अपने दोस्त की याद आ रही हो। दोनों पूरे दिन एक साथ रहते थे। मुकुल रॉय पार्टी छोड़कर चले गए। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी के कई सांसद और एमएलए घर वापसी के लिए संपर्क में हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी गवर्नर से लेकर विधायकों के घरों के चक्कर काट रहे हैं। इसी कड़ी में अब शुभेंदु ने विधानसभा स्पीकर को मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग रखी। बीजेपी के खत पर टीएमसी ने पलटवार किया। उन्होंने दिया है, स्पीकर को दिया है, स्पीकर सब वो कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में शुभेंदु अधिकारी का इतना सारी जानकारी है, तो वो पहले वो घर में जाकर उनका पिताजी को सिखाइए, क्योंकि उनका पिताजी शिशिर अधिकारी वो तृणमूल का चुने हुए, तृणमूल से चुने हुए, तृणमूल का सिंबल लेकर चुने हुए लोकसभा का मेंबर है, और वो इलेक्शन के पहले वो भाजपा ज्वाइन किया था। तो हम लोग तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन मांग किया है। बीजेपी के अंदर सियासी घमासान है। कौन पार्टी में रहेगा, कौन छोड़ेगा, इस पर मंथन चल रहा है। वहीं ममता बनर्जी अब इस सियासी खेल में सूद समेत पूरा हिसाब बराबर कर रही हैं। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो बीजेपी का क्या हाल हुआ है नतीजों के बाद आपने देख लिया। बीजेपी को बंगाल में बिखरने का डर सता रहा है, तो इधर टीएमसी ऑल इंडिया विस्तार का प्लान बना रही है ममता बनर्जी। 2024 के लिए कैसा चक्रव्यूह बुनने का प्लान है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हैट्रिक के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। देश भर में जो क्षेत्रीय छत्रप नहीं कर सके, उसे अकेले ममता बनर्जी ने कर दिखाया। बंगाल में ममता की ऐतिहासिक जीत ने देश भर में विपक्षी ताकतों में नई उम्मीद जगा दी है कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना असंभव नहीं है। ममता के मिशन और विजन को आप अभिषेक बनर्जी के शब्दों में समझ सकते हैं, यानी ममता अब बंगाल तक खुद को सीमित करके नहीं रखने वाली है। राष्ट्रीय परिदृश्य में मोदी सरकार से लोहा लेने के लिए होमवर्क पूरा हो चुका है, टीम तैयार है, प्लान करीब करीब तैयार है। ममता ने सियासी बिसात बिछा दी है, वही बिसात जिसमें मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के चेहरे और शाह के कुशल चुनावी प्रबंधन को चुनौती दी जा सके। इसे कुछ बिंदुओं से आप समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रशांत किशोर का एग्रीमेंट 2024 तक बढ़ाया। नंबर 2, क्षेत्रीय छत्रपों को अपने साथ रखने का प्लान। नंबर 3, मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई को तैयार है। नंबर 4, ममता के चेहरे पर टीएमसी का राष्ट्रीय विस्तार। कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से हुई मुलाकात को ममता के भविष्य के प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। ममता का मानना है कि महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए हर कीमत पर महाअघाड़ी सरकार को एकजुट रहना है, आपसी मतभेद को दरकिनार करके। आज ममता बनर्जी की लिस्ट में वो कई नाम हैं जो 2024 में बीजेपी का काम बिगाड़ सकते हैं। अगर आप देश के नक्शे पर देखें तो ममता बनर्जी के सियासी रसूख को समझ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु में डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से लेकर कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हैं। आप ममता की सियासी ताकत को इस मंच से समझ सकते हैं। साल 2019 में विपक्षी एकता का शक्ति प्रदर्शन ममता की अगुवाई में हुआ था। अब विपक्ष की इसी एकता को एक धागे में पिरोकर ममता 2024 की रणनीति बना चुकी हैं और इस प्लान का जिम्मा अभिषेक बनर्जी को सौंपा है। आप इसे यूं समझिए, 5 जून को अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। अब आधिकारिक रूप से अभिषेक बनर्जी टीएमसी में नंबर 2 की कुर्सी पर विराजमान हैं।
ममता ने अभिषेक को पार्टी को बंगाल से आगे ले जाने का काम दे दिया। पूर्वोत्तर के राज्यों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से पार्टी के विस्तार की योजना 2017 में मुकुल रॉय के जाने के साथ ही ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी अभिषेक की है। यानी ममता बंगाल मॉडल को और डेवलप करेंगी, जबकि अभिषेक पार्टी कैडर का विस्तार देश भर में करेंगे। उद्देश्य देश भर में बीजेपी को सीधी टक्कर देना है। तृणमूल कांग्रेस का जो प्लान है, बंगाल से बाहर भी जाएंगे। ममता दी सारे हिंदुस्तान में जाएगी और हम हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील एक राष्ट्र ऐसा राष्ट्र बनेगा जो हम उसे लेके गर्वित होंगे सारे जहां से। अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ ममता की नई कैबिनेट में भी अभिषेक की छाप दिखाई दी। पिछली सरकार में विवादास्पद और खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर किया गया। दूसरी तरफ त्रिपुरा में टीएमसी ने सियासी खेल शुरू कर दिया। अब त्रिपुरा में भी खेल होगा। खेला हॉबे थीम पर त्रिपुरा में भी लॉन्च हुआ है गाना। हालांकि पश्चिम बंगाल में खेला हॉबे की धुन अलग थी, यहाँ पर धुन अलग है। यानी बंगाल के बाद त्रिपुरा में बीजेपी से टीएमसी दो हाथ करेगी और फिर दूसरे राज्यों में। साफ है ममता बनर्जी अब बीजेपी से जंग का शंखनाद कर चुकी हैं, जिसका निर्णय 2024 में आएगा। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो चुनावी नतीजों के बाद नंदीग्राम का संग्राम तो छिड़ गया है, लेकिन उससे पहले से चली आ रही बीजेपी और टीएमसी की बंटवारे की राजनीति पर लड़ाई, जी हां, सांप्रदायिक रंग देकर हर मुद्दे को सामने लाती है बीजेपी, ये टीएमसी का आरोप है। टीएमसी ये भी कह रही है कि अब बंगाल को बांटना चाहती है बीजेपी। क्या बंगाल को दो हिस्सों में विभाजन करना चाहती है बीजेपी? आखिर बंगाल का बंटवारा क्यों करना चाहती है बीजेपी? क्या है उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल वाली बीजेपी का प्लान? ऐसे कई सवाल हैं जो बीजेपी के सांसदों की मांग के बाद उठ रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री साधन पांडे का आरोप है कि चुनावी हार के बाद बंगाल के बंटवारे की स्क्रिप्ट लिख रही है बीजेपी। डिमोलिश करने का प्लान है। ये पश्चिम बंगाल में तो अच्छा रिजल्ट हुआ। अभी आप नॉर्थ बंगाल को पश्चिम बंगाल से अलग करिए, मतलब बंटवारा कर देने। बंटवारा करिए। आप बंटवारा करने से एजिटेशन होगा, मार दंगा होगा। हम नॉर्थ बंगाल को अलग कर देंगे। ममता के मंत्री का आरोप है कि गवर्नर के दिल्ली दौरे के पीछे यही एजेंडा है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी में गवर्नर को लेकर ठनी हुई। तृणमूल कांग्रेस के लोग सारी सीमाएं, सारा हद पार कर चुके हैं। एक संवैधानिक पद को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, हमारे माननीय राज्यपाल क्या कहते हैं, जो घटना घटती है उसके बारे में वो पूछते हैं। तो ये राज्यपाल का अधिकार में पड़ता है कि बंगाल में कोई ऐसा घटना घटे जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर हो, लॉ एंड ऑर्डर उससे खंडित होता हो, तो यही प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें आपको तकलीफ क्यों होती है? उसको ठीक करो ना भाई। राज्यपाल वो दिन क्या भूल गए जब मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मार दिए गए थे, गुजरात में कितने आदमी मार दिए गए थे, हमारे बॉम्बे में 93 में कितने आदमी मार दिए गए थे। तो वो राज्यपाल तो रिपोर्ट लेके नहीं दौड़ा था। तो ये राज्यपाल जो है इनके दिमाग में शायद ये घुसा हुआ है जो बंगाल में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा है। तो नफरत की राजनीति की वो सियासत जो हम लोगों ने चुनावी प्रचार के दौरान देखी थी, उसी में लगता है जैसे पार्ट 2 अब चल रहा है नतीजों के बाद, क्योंकि टीएमसी का यह आरोप है कि बीजेपी नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश कर रही है, बंगाल के लोगों में बंटवारा चाहती है, और यही वो पॉलिटिक्स है जिसको लेकर हमने चुनावी प्रचार के दौरान भी तस्वीर बनती हुई देखी थी। जहां ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर बहुत आक्रामक है और उनका यही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके ब्रांड की जो पॉलिटिक्स है उसमें लोगों में सांप्रदायिक नफरत फैलाकर बंटवारा करने की कोशिश ही की जा रही है। हिंदू मुस्लिम, उनका आरोप है कि यह एजेंडा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी आधार पर वो एक बार फिर से बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। कुछ ही देर में हम आपको अपनी इस रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ममता बनर्जी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का वो हिस्सा जो बंगाल में है, दोनों पर ही सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर काफी आक्रामक है।
ममता बनर्जी भी लगातार गवर्नर जगदीप धनखड़ पर दखलंदाजी का आरोप लगाती आई। कभी बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती है तो कभी बंगाल के बंटवारे की। दरअसल बंटवारे की थ्योरी के पीछे है अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद जॉन बारला का बयान, जिसमें उन्होंने उत्तर बंगाल को अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की हिमायत की। टीएमसी का आरोप है कि बंटवारे की थ्योरी बीजेपी का नया सियासी हथकंडा है। क्या बंटवारा होगा, इस पर आज तक से बातचीत में सांसद अर्जुन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। बात हो रही है जैसे अब गवर्नर साहब गए हैं दिल्ली, राष्ट्रपति शासन लगाने का एक कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी चाह रही है, कुछ नेता चाह रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति जनता चाह रही है। बंगाल के हर आदमी से पूछिएगा, यहाँ तक कि जो लोग तृणमूल को वोट दिए हैं वो लोग भी आज चाह रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, यहाँ 356 धारा के सिवा कोई रास्ता नहीं। एक और आखिरी सवाल, टीएमसी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल को बांटने की कोशिश हो रही है, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को 2 हिस्सा करने की कोशिश बीजेपी चाह रही है। ये 2 हिस्सा और 3 हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बंगाल को जो बांटने वाले लोग थे, जो गोरखालैंड की बात करते थे, उसके साथ तृणमूल ने समझौता करके चुनाव लड़ा था, उसमें हार गए थे। बंगाल में बीजेपी को चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। ऐसे में अब टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी तमाम मुद्दों को उछाल रही है, ये जानते हुए कि राज्य का बंटवारा दिल्ली से होगा, संसद से होगा, संविधान से होगा। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और अब बात दिल्ली हिंसा केस में हुई जमानत पर जंग की। जी हां, दिल्ली हिंसा केस में आरोपी पिंजरा तोड़ गर्ल्स और दिल्ली पुलिस के बीच अदालत में जमानत के लिए दलीलों की जंग चली और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पिंजरा तोड़ गर्ल्स जेल से निकलने का रास्ता निकालती चली गई। और 1 साल बाद दिल्ली हिंसा के 3 आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल जमानत पर रिहा हो गए। दिल्ली हिंसा केस में अदालत का बड़ा फैसला। एक साल बाद नताशा, देवांगना और आसिफ की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस की याचिका काम न आई। आखिर कौन है नताशा, देवांगना और आसिफ इकबाल? कब, कैसे और क्यों हुई इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी? क्यों दिल्ली पुलिस इनकी जमानत के खिलाफ खड़ी हो गई? दिल्ली हिंसा में आरोपी नताशा, देवांगना और आसिफ इकबाल को जमानत कैसे मिली, इसके पीछे काफी जिरा और बहस हुई। ये तीनों बाहर ना आए, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस खड़ी रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना और आसिफ इकबाल को 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए जरूर कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले को कोई भी दूसरा कोर्ट अपने फैसले का आधार नहीं बनाए। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल हमारे देखना है जोर कितना बात। हिंसा की आग में धधकती दिल्ली को सबने देखा है। सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के बाद जो दिल्ली सुलगी तो देश की राजधानी में दहशत सी फैल गई।
दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की इस हिंसा की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और जब दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तारियां शुरू हुई तो 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों सीए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे और गिरफ्तार करने के बाद तीनों पर यूएपीए एक्ट भी लगा दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 जून को तीनों को ये कहते हुए जमानत दे दी कि विरोध प्रदर्शन आतंकी गतिविधि नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहाई में आ रही अड़चनों की वजह से मामला कड़कड़डुमा की अदालत में पहुंच गया था, जहां 17 जून को इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया था। इन तस्वीरों को देखिए। नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता तिहाड़ जेल के बाहर निकली तो उनके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। सब जुडिश कोर्ट ने बोल दिया है, इसमें जो उनको बोलना है। भैया बाकी लोग भी हैं, आराम से ना भैया, आराम से। आपका कहना भैया बाकी लोग भी हैं, आप लोग को अंदर रखना चाहते थे। बाकी लोग भी हैं, किसी तरह पीछे। हाईकोर्ट ने तो नताशा, दिवांगना और आसिफ इकबाल को जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली पुलिस इनकी जमानत के खिलाफ खड़ी हो गई। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने पर इस समय दखल नहीं देगा। सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इन तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट की जमानत के खिलाफ? हम आपको बता दें कि नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी वो 23 जून तक अपने घर नहीं जा सकते। आज तक हरियाणा के रोहतक में नताशा नरवाल के घर पहुंचा। दिल्ली दंगों की आरोपी नताशा नरवाल और उसके साथियों को भले ही कोर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन नताशा को अपने घर आने में अभी वक्त लगेगा। जब तक दिल्ली पुलिस एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं कर लेती, तब तक वो यहां पर नहीं आ सकती। उसे कोर्ट के दायरे में ही रहना होगा। आपको बता दें कि रोहतक सेक्टर 3 में स्थित यही वो नताशा का घर है, जहां पर उसके पिता रहते थे। पिता की कुछ महीने पहले कोविड से मौत होने के बाद इसमें सिर्फ उसकी बुआ और साथ ही साथ फूफा और दूसरे रिश्तेदार रहते हैं। नताशा का भाई आकाश भी यहीं रहता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी बहन को ढाढ़स बताने के लिए उसके साथ है और साफ तौर पर यहीं से उसने पढ़ाई की और नताशा ने फिर दिल्ली का रुख किया, जहां पर जेएनयू से वो पीएचडी कर रही है। लेकिन इस दंगे में नाम आने के बाद भी जेएनयू की जो पीएचडी की पढ़ाई है वो अभी तक बाधित है, रुकी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अभी परिवार को इंतजार है कि कब नताशा यहां पर पहुंचेगी। हम आपको बता दें कि नताशा ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन जमानत मिलती उससे पहले ही नताशा के पिता महावीर नरवाल ने 9 मई को दम तोड़ दिया। झूठे केस में उनको फंसाया गया। इसको हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया कि यूएपीए के चार्ज नहीं बनते हैं, और बेल के ऑर्डर 15 तारीख को होने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने लटकाया है, न सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन बल्कि आधार कार्ड कोर्ट में सबमिट करवा दिए गए। उन्होंने कहा कि हम यूआईडीएआई को वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं। 2 श्योरिटीज जो दी गई वो लोकल थी। दोनों दिन को 15 और 16 को कोर्ट में हाजिर थे वो लोग। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि एक को वेरीफाई कर पाए हैं, दूसरे को नहीं कर पाए। कोशिश दिल्ली पुलिस की ये लगती है कि उनका जितना बुरा तरीके का इन्वेस्टिगेशन था और जो इल मोटिव से उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, वो किसी भी हालत में उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये उनके इस रुख से भी साफ होता है। जमानत के बाद नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल को कोर्ट की निगरानी में रखा गया है,
पहले उनसे घरों का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही वो अपने अपने घर जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि नताशा हरियाणा की रहने वाली हैं, दिवांगना कलिता असम की हैं और आसिफ इकबाल झारखंड के रहने वाले हैं। रोहतक से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पहले हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील फेल हुई। कैसे हुई ये समझिए। नताशा नरवाल, दिवांगना और आसिफ इकबाल पर यूएपीए एक्ट लगाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कह दिया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होना कोई आतंकी गतिविधि नहीं है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर तीनों पर पुलिस ने यूएपीए एक्ट क्यों लगाया और सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट से लेकर दिल्ली हिंसा में इन लोगों का नाम क्यों और कैसे जोड़ा गया। इन पर दिल्ली पुलिस ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि आखिर नताशा नरवाल, दिवांगना कलिता और आसिफ इकबाल का प्रोफाइल क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा, दिवांगना और आसिफ को जमानत देते हुए कहा कि हथियारों के बिना प्रदर्शन करना मूल अधिकार है, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं। ऐसे कोर्ट ने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि तीनों के खिलाफ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया था। हम आपको बता दें कि यूएपीए का इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवाद के संदिग्ध लोगों को लंबे समय तक बिना जमानत के जेल में रखने के लिए किया जाता है और 90 दिनों तक अगर जांच अधिकारी चार्जशीट दायर न कर सके तो मामले में अभियुक्त को खुद ब खुद जमानत मिल जाती है, क्योंकि यूएपीए जांच एजेंसी को अतिरिक्त शक्तियां देता है। ऐसे में जांच अधिकारी 180 दिनों तक का वक्त कोर्ट से मांग सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार को हम मान भी लें कि छात्राओं ने संविधान के तहत मिले अधिकारों की सीमा लांघी, तब भी वो आतंक गतिविधि या साजिश या आतंकी गतिविधि की साजिश रचे जाने के बराबर नहीं है। तो चलिए अब तीनों स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट का पूरा बायोडेटा बताते हैं। नताशा नरवाल जेएनयू से एमफिल पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरा किया। दिवांगना कलिता जेएनयू से एमफिल पीएचडी कर रही हैं। मिरांडा हाउस कॉलेज से इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया था। मास्टर्स की डिग्री यूके की एक यूनिवर्सिटी से ली है। नताशा नरवाल और दिवांगना कलिता पिंजरा तोड़ संगठन की संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। पिंजरा तोड़ दिल्ली के कॉलेज की छात्राओं का एक ग्रुप है जो लड़कियों के प्रति सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। इसकी शुरुआत 2015 में कैंपस में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव का विरोध करने से हुई थी। आसिफ इकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया से बीए ऑनर्स पर्शियन की पढ़ाई कर रहा है। ये तीनों ही साल 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में मुखर रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के बाद हुए दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में इन तीनों को अभियुक्त बनाया गया है। नताशा और दिवांगना को 23 मई 2020 को एफआईआर 48 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर हिंसा से एक दिन पहले सीएए विरोधी प्रदर्शन का आयोजन करने का इल्जाम लगा। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि दोनों ही लड़कियां दिल्ली दंगों की साजिश रचने में शामिल हैं। इस मामले में एक व्हाट्सएप मैसेज को आधार बनाया गया जिसका शीर्षक है दंगे के हालात में घर की औरतें क्या करें। आसिफ को 17 मई 2020 को जामिया नगर थाने में 16 दिसंबर 2019 को दर्ज कराई गई एफआईआर 298 में गिरफ्तार किया गया। ये मामला 15 दिसंबर 2019 को जामिया विश्वविद्यालय इलाके में पुलिस और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हुई झड़प से जुड़ा था। नताशा नरवाल और दिवांगना पर 23 से ज्यादा आरोप हैं, जिसमें हत्या, राजद्रोह भी शामिल है। बाद में इसमें आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून यूएपीए के प्रावधान भी जोड़ दिए गए, जबकि आसिफ को दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया। आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से संबंधित कानून यूएपीए के प्रावधान भी जोड़ दिए गए। आज तक ब्यूरो। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई कांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान का वीडियो वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों को समन भेजा है।
गाजियाबाद के लोनी केस में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम हिमांशु, अनस, शावेज और बाबू हैं। पुलिस के मुताबिक 5 जून की वारदात में ये सब भी शामिल थे और इस तरह से बुजुर्ग पिटाई केस में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान का है, जिसमें विधायक नंद किशोर उम्मेद के गले में माला डाल रहे हैं। फोटो वायरल का तो ये तो कोई विषय नहीं है, कौन कहां वायरल कर दे। अभी मैंने भी देखा, जो अपराधी है जिसमें मैंने रासोका की मांग की है, उम्मेद पहलवान, कोई कौमी एकता मंच है जिसमें गोरक्षा के लिए सारे जो धर्म के लोग मिलकर के कोई मीटिंग चल रही है, उसमें वो भी खड़ा है, कांग्रेस के तमाम लोग हैं, बसपा सपा सभी दलों के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। अब वो फोटो है, उसका कोई अर्थ नहीं है। एक और दूसरा अर्थ हो रहा है, वो प्रचार में कहीं हमारे साथ फोटो खिंचवाया है, और कितने लोग सुबह शाम तक हजारों लोग आते हैं। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी को लोनी वायरल वीडियो मामले में समन किया है। लोनी यहाँ पर हेड है, उनको कल मेल कर दिया गया है, जो हम लोग का एक आईओ की तरफ से 160 CRPC में जो लेटर जाता है कि आप विवेचना में सहयोग करने के लिए उपस्थित हों, तो उसके लिए उनको मेल भेज दिया गया है जो लेटर था। और भी कई अन्य जानकारियाँ उनसे मेल के माध्यम से मांगी गई है ट्विटर इंडिया से, तो उनको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हम लोग के साथ इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन तो ट्विटर के खिलाफ भारत सरकार और भारत सरकार की बातें नहीं मानने के लिए आमादा ट्विटर, ये लड़ाई अभी जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।